शमशान की लड़ाई कहते हैं वो अब शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हुक्मनामा दिया है जिसके बाद सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने पहले बताया था कि जो हमारे साथ किया जाएगा वही पूरे खित्ते में होगा। ईरान ने कहा था कि अगर हमारी एनर्जी की साइट्स को तबाह किया गया, या हमारी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया गया, या हमारी उन फैसिलिटीज को जिनके जरिए से हम तेल निकालते हैं और पहुंचाते हैं उनको तबाह किया गया, तो बाकी खित्ते का भी कुछ नहीं बचेगा। अब ये जो अटैक किया गया है, इसके बाद ईरान का रद्देअमल बड़ा खौफनाक होगा, क्योंकि देखें ईरान ने अभी तक जिस जिस रद्देअमल का कहा उन्होंने वो रद्देअमल दिया। ईरान ने कहा कि अगर आप हमारी जो जो चीज आप जैसे जैसे तबाह करेंगे, अगर आप हमारा तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे और बिजली बंद कर देंगे पूरे ईरान की, तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता की बिजली बंद कर देंगे। ये ईरान ने कहा था, धमकी लगाई थी, और उसके बाद अमेरिका ने वो नहीं किया। ईरान ने कहा कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपके अमरीकी अड्डों पे अटैक करेंगे, उसने किया। ईरान ने कहा आप हमारे मालियाती इदारों पे अटैक करेंगे, हम आपके करेंगे, उसने वो किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो हम आप नए हुर्मुज़ को बंद कर देंगे, उसने बंद किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ईरान के एटमी साइट्स के ऊपर या बाकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे और सिविलियंस को निशाना बनाएंगे तो हम इसराइल की ईंट से ईंट बजाएंगे, और उसने ये करके दिखाया। आज के दिन में जो इसराइल से मनाजिर आए हैं वो इससे पहले नहीं आए। बड़ा ही खौफनाक अटैक किया ईरान ने। ये क्लस्टर बम थे और उसके अलावा बैलिस्टिक बम थे। ईरान ने तिल अबीब ऐसा लग रहा था कि हर तरफ बम गिर रहे हैं, जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह धमाके हो रहे थे। और अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि वो जो बंकर्स बनाए हुए इसराइल ने वो भी इन मिसाइलों और बमों से उतने महफूज नहीं है जितने समझे जा रहे थे, और इसराइल के अंदर चंद अहम लोगों के मरने की इत्तलात भी आ रही है। अब ये सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खौफनाक अनाउंसमेंट किया है और बाकायदा वो उसके ऊपर एक पोस्ट करके दुनिया को बता भी दिया कि मैंने ये काम कर दिया। अब इसका रद्देअमल ईरान की जानिब से क्या आता है? अगर ये रद्देअमल उसी तरह आया जैसे ईरान ने कहा था तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी और पूरी दुनिया के लिए एक लंबे अरसे के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये डोनाल्ड ट्रंप के शौक में हो जाएगी जिन्हें पाकिस्तान अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है। अब एक और काम किया अमेरिका ने 10 ऐसे ईरानी शहरी हैं या लीडर्स हैं जिनके ऊपर इनाम रख दिया। अमेरिका ने कहा इन 10 लोगों के बारे में बताएगा, जो भी 10 में से किसी एक के बारे में बताएगा तो 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, यानी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम हर एक के सर पे रख दिया कि हमें बताएं सिर्फ कि ये कहां पे, इसकी इंफॉर्मेशन दें और हमसे पैसा लें। ये अमेरिकन ने कहा। इसमें जो सबसे टॉप के ऊपर सबसे पहला नाम रखा गया वो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का नाम रखा गया, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। अच्छा, इनके बारे में ना अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने यह कहा कि नए सुप्रीम लीडर जख्मी है और हम ये बात जानते हैं, जबकि ईरानी हुकाम ने यह बताया कि जी बिल्कुल वो जख्मी है, लेकिन वो अपने दफ्तरी काम कर रहे हैं और मामूली जख्मी है। और उनका एक बयान भी आपने ऑडियो बयान भी उनका आ चुका है, और ईरान के अंदर जो फैसले आम तरीन वो अपनी शूरा के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये जेडी वेंस ने कहा कि इससे दबाव पड़ता है ना कि हमें पता है वो जख्मी है, लेकिन जवाब ईरान का आया कि नहीं, वाकई जख्मी है लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, इस पे फिक्र वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। उनमें से किसी एक हमले में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई जो है वो जख्मी हो गए थे। अब नाजरीन ने इनाम रख दिया, एक तो आयतुल्लाह खामनई पे 1 करोड़ डॉलर मिलेंगे जो बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा। फिर और लोग हैं इनमें जो ईरान की इराकची हैं उनका भी है, और बहुत सारे लोग हैं उनके नाम है, ये सारे आपको टीवी पे सारा दिन नजर भी आते हैं, और ज्यादातर लोग जो है आप जानते हैं। और 4 लोग ऐसे हैं जिनका अमेरिकन को नाम भी नहीं उन्होंने दिया और ना उनकी तस्वीर है अमेरिकन के पास, लेकिन वो कहते हैं जी हमें इनके बारे में बताया जाए। अब देखते हैं कि ये अमेरिका को इसका फायदा होता है या नहीं होता, क्योंकि इससे पहले तो जो इसराइल का एक नेटवर्क था ईरान के अंदर जासूसी का, उसके जरिए से वो पता करवा लेते थे कि कहां कहां पे कौन कौन है, लेकिन जासूसी का नेटवर्क बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को फांसियां दी थी, पकड़ा था 2025 में भी और 2026 में भी। तो अब शायद वो नेटवर्क वैसे काम नहीं कर रहा, तो इन्होंने फिर इनाम रख दिया सर पे। दूसरी जानिब एक अपील जो है वो ईरानियों ने भी कर दी है। ईरानी फौज ने और हुकूमत ने अपील की है कि हम अपने अरब भाइयों से अपील करते हैं कि वो निशानदेही करें कि 11,000 अमरीकी फौजी कहां कहां छुपे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब हमने अटैक शुरू किए अमरीकी अड्डों पर तो एक पॉलिसी के तहत अमरीकी फौजियों को निकाल कर आबादी वाले इलाकों में छुपाया गया, उन्हें निजी होटलों में और निजी जगहों पे मुंतकिल किया गया, और वो हमारे अरब भाइयों को ढाल बनाना चाहते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि उन्हें किसी जगह पे अरब भाई पनाह ना दें और उनके बारे में हमें आगाह करें कि ये कहां कहां छुपे हैं ताकि इन्हें निशाना बनाया जा सके। अब एक तरफ एक अपील की है अमेरिका ने और दूसरी तरफ एक अपील कर दी है ईरान ने भी।
एक खबर और है इसके साथ आप जोड़ के देख लें, वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में मजीद फोर्सेस को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है गल्फ में, यानी खलीजी इलाकों में। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जो इतला आई है उस इतला के मुताबिक लगभग एक मजीद जंगी बेड़ा वो जा रहा है, अमरीकी मरीन्स की एक बड़ी तादाद जा रही है, को 5,000 अमरीकी फौजी जो है वो इस खित्ते में मजीद पहुंचाए जाएंगे। और इसके अलावा एयरफोर्स और बहरी जहाज, ये सारी चीजें वहां पे वो करीब लेकर जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो ईरान के ऊपर मजीद हमले करना चाहते हैं। अब अमेरिका के अंदर शदीद मुखालफत हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? क्या वाकई वो अपनी फौज को ईरान की सरजमीन पे उतारना चाहते हैं? क्योंकि देखें, यूरेनियम के हवाले से उनके पास कोई मंसूबा है नहीं। ईरान के पास जो तैयार यूरेनियम है जिसको वो एटम बम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है, लगभग 450 किलो उनके पास है। इस पे पुतिन ने एक ऑफर दी है डोनाल्ड ट्रंप को। जो रूसी सदर है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हम ये यूरेनियम उठाकर रशिया ले जाते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी, ये नहीं होगा। ये ऑफर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दी। और ईरान से तो भी बात ही नहीं हुई इस बारे में। ईरान अपनी यूरेनियम देता भी है या नहीं देता ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन वो यूरेनियम है कहां? वो जहां भी है वो इतनी महफूज है कि जमीन की बहुत नीचे तह के अंदर उन्हें रखी है कहीं। देखिए, अमेरिका का जो सबसे बेहतरीन बमबार तैयारा है वो B-2 बम्बर तैयारा, B-52 ये तैयारे हैं। इनके जो बम है वो स्ट्रक्चर्स को तोड़ देते हैं और वो बंकर तोड़ देते हैं। बंकर बस्टर्स हैं, यानी वो जाते हैं और जाकर जो जेरे जमीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको तोड़ देते हैं। लेकिन अगर जेरे जमीन स्ट्रक्चर बहुत नीचे है जमीन के अंदर तो फिर उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सैकड़ों फुट नीचे जो है वो ईरान ने, और वो मिट्टी की लेयर है, कंक्रीट की लेयर जो है उसको वो तोड़ देते हैं मिसाइल्स। मट्टी की लेयर के अंदर घुसना वो बहुत मुश्किल होता है। और जो मट्टी है या जो कुदरती जो अवामिल है उनके अंदर से गुजरना बम का इतना आसान नहीं होता। जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ने के लिए बम डिजाइन किया जाता है। तो अब जो बम्स हैं वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां पे ईरान ने अपने मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स या अपना जो उनके पास एटम बम बनाने की सलाहियत का जो सिस्टम है या जो उनके पास यूरेनियम है उसको जहां रखा हुआ है वहां अमेरिका की एक्सेस नहीं हो पा रही। उन्हें जमीन पे उतरना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा। क्या अमेरिकन इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ईरानी तो कह रहे हैं कि जमीन पे उतरे तो हम इनके साथ लड़ाई करेंगे, हम तो इनका इंतजार कर रहे हैं 50 साल से। और ईरानियों ने ऐसा लगता है बड़ा लंबा अरसा तैयारी की है इस जंग की। जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल मारे, इस पे फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जवाबी हमले ने अमरीकी हुकाम को हैरान कर दिया और हिला कर रख दिया। तेहरान ने खलीजी ममालिक पर 3,000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, 3,000 से ज्यादा, जबकि इसराइल की तरफ से सैकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। अमरीकी ऑफिसर जो हैं मिलिट्री के और साबिका ऑफिसर, वो ये कह रहे हैं कि ईरानियों ने बहुत कम वसाइल से बहुत ज्यादा कुछ करने का कारनामा सरंजाम दे दिया, जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। सस्ते शहीद ड्रोन ने रेडार, बंदरगाहें, फौजी अड्डे और तेल की तनसीबात को निशाना बनाने में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया है। अमरीकी हुकाम अब मान रहे हैं कि हमने ये नहीं सोचा था कि ईरानी इस तरह का रद्द अमल देंगे। और अभी एक और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और ये नुकसान हुआ है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के जहाज खड़े हुए थे, और ये वही जहाज हैं जो रीफ्यूलिंग करते हैं जहाजों में, और बड़े कीमती जहाज हैं। इससे पहले आपको याद है ना कि एक दिन पहले इराक के अंदर इन्होंने कहा जी एक हादसा हो गया और 2 जहाज आपस में टकरा गए। एक को लैंड कर दिया गया, वो उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, दूसरा तबाह हो गया। उसके अंदर 6 अमरीकी सवार थे, वो 6 के 6 मारे गए। अब ये तो अमेरिका मान रहा है कि उनका ये नुकसान हुआ, लेकिन इसी तरह के 5 जहाज जो हैं वो तबाह हो गए हैं, कुछ मुकम्मल और कुछ जुज़वी तौर पे। और ये रीफ्यूलिंग करने वाले तैयारे थे। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट दी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। वो ये बता रहे हैं जनाब कि एयरफोर्स के तैयारों को नुकसान पहुंचा है, और ये वो तैयारे हैं जो रीफ्यूलिंग का काम करते हैं बाकी तैयारों के लिए। कल राणा साहब एक स्टेटमेंट में ये कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का। तो आज वजीर आज़म उनसे इजाजत लेता है, ये कौन सा आईनी है इख्तियार? ये किस आइन के तहत जाके उनसे इजाजत लेते हैं या उनसे मुशावरत करते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए? तो देखें, ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही निजाम को चला रही है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें। नाजरीन, साकिब बशीर साहब ने भी अब खबर दी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दावों को उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले सुहेल रशीद साहब ने और 1-2 और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं या तो किसी ने उनको बेवकूफ बनाया या वो जो
बातचीत कर रहे हैं वो दावे अब मुस्तरद करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल किसी और जगह पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एक सोर्स से बात हुई तो उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे कहा कि जी मैंने सुन लिया है जो कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। मैंने कहा जी मुझे ये बता दें कि जो बातें उन्होंने की है वो ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो बातें दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा वो ये क्यों कर रहे हैं, आपको समझ आई कुछ? उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये मालूमात टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। अब ये लोग कंफर्म कर रहे हैं, साकिब बशीर साहब, सुहेल रशीद साहब, कुछ और इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट जो अडियाला जेल जाते हैं वो लोग, कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, ये कोई धोखा हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। अगर आप थोड़ा उनको मार्जिन देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ है, और अगर आप मार्जिन ना देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उनके दावे हम मुस्तरद करते हैं, वो बात ही गलत कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अकरम नामी एक असिस्टेंट जेल था, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया गया था। सिर्फ इल्जाम यह था कि उसने इमरान खान तक कोई पैगाम पहुंचाया या इमरान खान का पैगाम बाहर निकाला। और यहां पे इंजीनियर साहब इमरान खान साहब की बातें सुन रहे थे और वो कहते हैं कि मुझे सारा कुछ पता भी है। तो जेल का जो रिकॉर्ड है वो भी इंजीनियर साहब की एक बात की नफी कर रहा है। ये सईद बलोच साहब ने ये भी रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी कि जेल का जो रिकॉर्ड है अगर वो आप देखें तो रोजाना देसी घी के तड़कों वाली बात भी ठीक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जो गोश्त खाते हैं उन्हें वो हफ्ते में 3 दफा गोश्त मिलता है। 2 दफा मुर्गी खाते हैं, और यानी हफ्ते में आपके कितने मील्स होते हैं, आप एक हफ्ते में 14 खाने खाते हैं तो 3 खाने उनके गोश्त के होते हैं, बाकी वो दालें और सब्जियां और इस तरह की चीजें खाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ था, ये जो जेल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर वो लिखा हुआ था और उन्होंने वो प्रोवाइड भी किया था। वो कहते हैं जी वो जो देसी घी के मुर्गे वाली बात है रोजाना की बुनियाद पे, वो बात ठीक नहीं है, अब वो बात गलत है। ये भी उन्होंने एक और साहब ने ये तस्करा करते हुए ये बात कही है। बहरहाल इंजीनियर साहब को थोड़ा सा रुजू करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ये चीजें फिर बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। उनका जो अपना मकसद है या अपना काम है वो इससे बेहतर है, तो वो इस काम के चक्कर में अपना जो असल काम है उससे वो दूर ना चले जाएं या उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए, ये बड़ा जरूरी है। अब आ रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी यही कानून चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कम से कम उस दिन तक तो यही कानून चल रहा है जिस दिन तक पाकिस्तानी ये लाठी अपने हाथ में नहीं ले लेते। जिस दिन 25-26 करोड़ लोगों ने लाठी थाम ली, उस दिन बंद कमरों के फैसले हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और चीजें किसी और तरह डील होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए काफी भागदौड़ शुरू हो गई है नाज़रीन, बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है। अब बहुत सारे मनाजिर भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा टेक्निकल काम अभी होना बाकी है, अभी टाइम भी है इनके पास। लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा समझदारी और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम भी करेंगे, मुराद अली शाह दावत भी देंगे और वो चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी उनसे आकर मिले भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। जो जमहूरी कुव्वतें हैं उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। चाहे कुछ लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों के ऊपर हैं, लेकिन देखें हैं ये सारे लोग सियासतदान हैं। अल्टीमेटली मुल्क इनको चलाना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये मिलकर बैठते हैं तो एक जंग के बाद भी लोगों को टेबल पे ही बैठना पड़ता है, तो अच्छी बात है, टेबल के ऊपर बैठें, टेबल टॉक करें। सियासतदान यही करते हैं। कायदे आज़म ने को मुक्के मार मार के आजाद नहीं करवाया था बंदूकें चला के पाकिस्तान को, टेबल के ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो नॉकआउट करते थे। फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। तो सियासी तहरीकों के जरिए से मुल्क आजाद होते हैं या अवाम अपने हकूक हासिल करते हैं, लड़ाई से नहीं होता, और टेबल के ऊपर ही बैठ के फिर एंड में मसला हल होता है। तो सिंध हुकूमत अगर खुद को इतना जमहूरी साबित कर रही है तो पीटीआई के पास एक मौका है कि वो कराची में एक जलसा अनाउंस कर दे हफ्ते या एतवार के लिए। यानी हफ्ते या एतवार के लिए अगर पीटीआई एक जलसा ही अनाउंस कर दे कराची में, एक दरखास्त दे दे सिंध हुकूमत को, जनाब हमें एक जलसा भी आप करने दें। फिर अगर आप इतने जमहूरी बन रहे हैं तो अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई साल के बाद कम से कम मौका मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने का खुलेआम, और यहां पे पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब या उनके लोग कितने पानी में, इनको पता चल जाएगा। तो कराची में जरा फ्री हैंड देकर देखे सिंध हुकूमत, बेशक इनको 3 दिन का टाइम दे दे कि जी 3 दिन में आप जितने लोगों को बुला सकते हैं आप बुला लें, और आप कराची के अंदर फलां जगह आपको दी, आप जलसा कर लें। तो एक दफा करके देखें, हो सकता है सिंध हुकूमत आपको इजाजत दे दे। लेकिन अगर इजाजत नहीं देगी तो फिर मामला वो ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी इजाजत दी है कि आप बाकी एक्टिविटीज कर लें, लेकिन जलसा एस्टेब्लिशमेंट मानती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जलसे के लिए मानेगी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक तरह से यरगमाल है, और पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है चंद लोगों के जरिए से, और वो चंद लोग जो हैं वो अपने मफाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ना वो पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम का फायदा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इमरान खान आ गया तो हमारी दिहाड़ियां बंद हो जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमारे पास जो ताकत है वो हमसे छिन जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमें बदतरीन शिकस्त हो जाएगी, और हमारा इस मुल्क के अंदर जो सिक्का बैठा हुआ है
वो ताकत हमसे चली जाएगी। भारत इस पे जावेद हाशमी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया इसी हवाले से, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त राह फरार ढूंढ रही है, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अलीमा खान हिकमत अमली से चल रही है, खान की रिहाई अब इमरान खान की बहनों के हाथ में है। यानी उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की बहनें अब इन मामलात को आगे चलाएंगी और उनकी बहनों के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई होगी। नादरीन, आजाद कश्मीर में जो 3 माह की डेडलाइन थी वो खत्म हो गई है और मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हुए, वादों के मुताबिक चीजें नहीं हो पाई। अब दोबारा से आजाद कश्मीर की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी वो बैठेगी। हत्ता कि सोराब बरकत साहब के हवाले से इन्होंने मुतालबा किया, उनको भी नहीं छोड़ा गया।